हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं सुमित ठाकुर, आपका इंग्लिश एजुकेटर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने यूट्यूब पे देखा, वीडियोस बन रही हैं, लेकिन कोई एक अच्छी सी वीडियो नहीं है जिसमें पूरे तरीके से आप लोगों को ग्रामर का जो डू एज डायरेक्टेड वाला पार्ट है वो अच्छे से कराया जाए। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज आपको पूरा का पूरा डू एज डायरेक्टेड मैं समझा दूंगा। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, ये 7 क्वेश्चंस हैं। तो इन 7 क्वेश्चंस को देखो, आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड है। उसी जगह दूसरा वाला जो है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, बट ये टेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जंबल सेंटेंस का क्वेश्चन है फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला भी ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है। सिक्स्थ वाला पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो चेंज करते हैं उसका है। और सेवंथ वाला जो क्वेश्चन है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो मेन जो यहाँ पे टॉपिक आ रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आ रहा है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, साथ में वॉइस के बारे में भी समझाऊंगा। हालांकि ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहां हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिया जाता है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना, मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, आप पहले वाले क्वेश्चन को देखो एक बार। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक करके सारा समझा दूंगा। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है ही इज टू वीक टू स्टैंड, और ये बोला गया है कि इस सेंटेंस को आपको लिखना है सो और दैट को यूज करके। सो और दैट को यूज करके आप लोगों को इस पूरे सेंटेंस को लिखना है, ही इज टू वीक टू स्टैंड। इस बात को समझो, ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज टू वीक टू स्टैंड, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, और अगर मैं इसे सो और दैट करके लिखूंगा तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हम सो दैट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टू और टू लिखा है, TOO2 और TO2। तो बेसिकली एक नॉर्मल जो दो सेंटेंसेस होते हैं, अगर मैं उनको चेंज करता हूँ, रीराइट करता हूँ, तो दो तरीके से रीराइट करता हूँ, एक सिंपल में और एक कॉम्प्लेक्स में। तो कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज सो क्लेवर दैट शी कैन नॉट बी फूल्ड। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, उसी का वर्जन है शी इज टू क्लेवर टू बी फूल्ड, ये एक सिंपल सेंटेंस है। और दो अलग अलग स्ट्रक्चर यहां दे रखे हैं, शी इज वेरी क्लेवर शी कैन नॉट बी फूल्ड। अब हम लोगों को जो ये क्वेश्चन दिया था, सबसे आगे वाला आप क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज टू वीक टू स्टैंड। तो कौन से वाले स्ट्रक्चर में दिया है, ये सिंपल वाले स्ट्रक्चर में दिया है। आप देखो देखो यहाँ पे देखो, ये देखो लिखा है ना, टू क्लेवर टू बी फूल्ड, सिंपल सेंटेंस है ये। तो एक तरीके से हमें इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस है, बीच में कंजंक्शन लिख के ये चेंज, दोनों के दोनों सेंटेंसेस, इनको क्लॉजेस भी कह सकते हैं, इन दोनों का जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ एक ही सेंटेंस बना दिया गया है। क्लियर। तो हमको किस तरीके से सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, या मान लो अगर हमें सिंपल स्ट्रक्चर भी गिवन नहीं है, इस टू से हमारे को गिवन नहीं है, बल्कि ऐसे दो अलग अलग सेंटेंसेस गिवन है, उनको हम कैसे जोड़ें, कॉम्प्लेक्स में जोड़ें या फिर हम टू के साथ जोड़ें, तो ये कैसे करना है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो आप क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को सिंपल में लेके जाऊंगा, किस में लेके जाऊंगा, सिंपल में लेके जाऊंगा, तो सिंपल का मतलब मैं क्या यूज करूंगा, ये TOO2 और TO2 इसको यूज करूंगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, तो मैं किसको यूज करूंगा, TOO2 और TO2 को यूज करूंगा। तो ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। तो मैं क्या करूंगा, इस वेरी को हटा दूंगा, इस वेरी को हटा दूंगा, तो ये बन जाएगा ही इज टू, TOO2 पुअर, क्या बन जाएगा, ही इज टू पुअर। ठीक है, अब इसके बाद में यहां लिखा है ही कैन नॉट सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। तो मुझे ये दूसरा वाला जो टू होता है, ये दूसरे सेंटेंस की वर्ब से पहले लगाना होता है। तो दूसरे सेंटेंस में वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, सेंड, भेजने का। तो ही कैन नॉट सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, तो मैं क्या करूंगा, वेरी हटाया, टू लगाया, ही इज टू पुअर, और फिर दूसरा टू लगाऊंगा और इसको आगे फॉलो कर दूंगा, सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल।
तो क्या बन गया ये, ही इज टू पुअर टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, ही इज टू पुअर टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। ठीक है, ऐसे देखो, द पजल वॉज वेरी डिफिकल्ट आई कुड नॉट सॉल्व इट, तो ये भी हो जाएगा, वेरी की जगह टू लगा दो, द पजल वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, या टू बी सॉल्व भी मैं लिख सकता हूं, आई कुड नॉट सॉल्व इट की जगह टू सॉल्व इट या टू बी सॉल्व भी लिख सकता हूं। अगेन ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ही इज टू स्ट्रॉन्ग, यू कैन नॉट बीट हिम, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू बीट हिम। समझ में आ गई बात। तो अगर आप इन तीनों को सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो तो कैसे करोगे, ये समझ में आ गया। अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां देखो, अगर टू के साथ दे रखा था तो मैंने टू को किस में चेंज करा है, सो में चेंज करा है, और फिर यहाँ पे बीच में दोनों सेंटेंस के दैट लगा दिया है। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर किसी को नोट करना था कि भाई सिंपल सेंटेंस में कैसे करेंगे तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लो, ठीक है। ओके चलो देखो बच्चों, अब इसको देखते हैं हम। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, सो और दैट लगाना है, जैसे वहां क्वेश्चन दे रखा था, तो कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो वेरी है इसकी जगह सो लगा दूंगा, ही इज सो पुअर, क्या कर दूंगा, ही इज सो पुअर, पहले आ गया, फिर बीच में दोनों सेंटेंस के दैट लगा दूंगा, फिर सेम, दैट ही कैन नॉट सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। समझ में आ गई बात। ऐसे ही, द पजल वॉज वेरी डिफिकल्ट, द पजल वॉज सो डिफिकल्ट दैट आई कुड नॉट सॉल्व इट। अगला, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन नॉट बीट हिम। आसान है, आपको समझ में आ गया सिंपल सेंटेंस में कैसे करेंगे या कॉम्प्लेक्स में कैसे करेंगे। ओके अब इसी तरीके से अगर मैं उसका भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं लास्ट में उसके सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला, नो सूनर और देन का यूज, नो सूनर और देन, इसका क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। क्वेश्चन देखो ये रहा, नो सूनर और देन का क्वेश्चन आपका है कहां पे, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, कंबाइन यूजिंग नो सूनर और देन। हमारे को दो सेंटेंस दिए, ही गेट्स हिज सैलरी और ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। नो सूनर और देन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक काम के बाद कोई दूसरा काम इमीडिएटली स्टार्ट हो रहा होता है, तो हम नो सूनर और देन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं इसको। देखो यहां दिया है, शी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट, और उसी के बाद उसने दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, मतलब एक के बाद दूसरा काम एकदम से इमीडिएटली स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो नो सूनर डिड शी फिनिश वन प्रोजेक्ट देन शी स्टार्टेड द नेक्स्ट। अब सेंटेंस दिया है देखो, दे कंप्लीटेड द वर्क दे डिमांडेड द वेजेस, तो यहाँ दे वर्कर्स होंगे जिन्होंने काम पूरा किया और अपने वेज जो है, अपनी दिहाड़ी जो है उन्होंने मांगी, ठीक है। अब यहां हम क्या करते हैं, हम पहले नो सूनर लगा देते हैं आगे, नो सूनर। अब देखो एक तरीका तो ये भी है, नो सूनर दे कंप्लीटेड वर्क में और ऐसे करके लगा दो, लेकिन नो सूनर वाले हम केस में क्या करते हैं, ये जो सेंटेंस आता है ना, दे कंप्लीटेड द वर्क, या कोई भी सेंटेंस आ रहा होगा, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है उसको हम सबसे आगे फॉलो कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा था ना, शी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट, तो फिनिश्ड हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ रही थी, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी आती है तो हम डिड का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, से नोट कर लेना। तो नो सूनर दे कंप्लीटेड, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है कंप्लीटेड, तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो नो सूनर डिड, फिर दे आ जाएगा, फिर डिड हमने आगे लगा दिया, तो अब कंप्लीटेड नहीं आएगा, कंप्लीट आएगा, क्योंकि डिड ने ऑलरेडी सेंटेंस को पास्ट बना दिया। तो नो सूनर डिड दे कंप्लीट वर्क, फिर देन आ जाएगा, फिर इसके बाद सेम सेंटेंस, दे डिमांडेड द वेजेस। ऐसे ही यहां लिखा है, आई एट द फिश आई स्टार्टेड फीलिंग सिक, तो ये भी एक के बाद दूसरा एक्शन इमीडिएटली हो रहा है। तो हमने क्या करा यहां पे भी, एक मिनट, हमने यहां पे क्या करा, आई एट द फिश, तो फिश सॉरी, तो नो सूनर डिड आ जाएगा, फिर आई, फिर एट नहीं आएगा, ईट आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिड लगा दिया। तो नो सूनर आई डिड, सॉरी नो सूनर डिड आई ईट द फिश देन आई स्टार्टेड फीलिंग सिक। समझ में आ गई बात, नो सूनर देन कैसे यूज होगा, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने अगले प्रकार के क्वेश्चन पे। ये नोट करते रहना, जो भी नोट्स में तुम लोगों को बता रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं, उसको नोट जरूर करते रहो, ठीक है। अगले वाले पे आ जाओ बच्चों, अगला वाला क्या है, अगला वाला क्या है, अगला वाला है नीदर और नॉर का यूज। नीदर और नॉर का मतलब होता है ना तो ये कंडीशन ना तो वो कंडीशन, ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव होते हैं। जैसे मैंने बोला, ना तो मैंने पढ़ाई की ना ही मैंने खेला, तो नीदर आई स्टडीड नॉर प्लेड। समझ में आ रही है बात, दोनों सेंटेंस नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है, देखो सेंटेंस हमें नेगेटिव दे रखा है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग और शी डज नॉट स्टडी, मतलब ना तो वो गाना गाती थी और ना ही वो सॉरी ना वो गाना गाती है ना ही वो पढ़ती है। अब मैं क्या करूंगा, नीदर जो होता है वो पहले सेंटेंस के आगे लगता है और नॉर दूसरे सेंटेंस के आगे लगता है। अब नीदर नॉर सेंटेंस को ऑलरेडी नेगेटिव बना रहा है, तो मेरे को अगर मैंने नीदर लगा दिया पहले सेंटेंस के आगे, तो फिर ये डजंट थोड़ी लगाऊंगा मैं, पॉजिटिव रहेगा ना फिर तो।
तो क्या होना चाहिए, नीदर। अब डजंट नहीं आएगा, बल्कि यहां सिंग्स आ जाएगा। सिंग्स क्यों आएगा, सिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डजंट में ईएस लग रहा है ना, ये तो ये ईएस जब हटेगा, यहां से डज हटेगा, तो यहां एस यहां पे लग जाएगा सिंग्स में, ठीक है। तो नीदर शी सिंग्स सॉन्ग, फिर अगले में नॉर आ गया, नॉर शी। अब स्टडी में भी सेम, डज नॉट हट गया क्योंकि नॉर आगे लगा दिया, नेगेटिव बन गया सेंटेंस। और क्योंकि यहाँ ईएस आ रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या करा, वाई हटा के आई लगा के ईएस जोड़ दिया, तो ये स्टडीज बन गया। तो ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अदरवाइज तो फिर एकदम बेसिक रूट लेवल से ही आपको ग्रामर करनी पड़ेगी। अगर वो ग्रामर भी करना चाहते हो तो डोंट वरी, मैं तुम लोगों के एग्जाम्स के बाद ऐसा कोर्स लेके आऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से तुम लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। अब तो देखो टाइम कम रह गया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सब कुछ एक्सपेंड करके बताया जा सके, ठीक है। अगला देखो, अनलेस एंड इफ। अनलेस इफ का यूज क्या होता है, और इसका भी एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूं जो आप लोगों का आ रखा है। देखो ये रहा, अनलेस और इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो क्या बोला गया है कि भाई इफ जो यहां पे आ रहा है, इफ की जगह पे क्या लगा दो, अनलेस लगा दो। अब देखो एक बात समझो, ये जो अनलेस वर्ड होता है बच्चों, ये नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, नेगेटिव सेंस। जैसे यहां पे अगर मैं अनलेस लगा दूंगा ना, तो फिर इस नेगेटिव की डोंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनलेस ने ऑलरेडी सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में डाल दिया, ठीक है। तो अगर मैं इफ हटाता हूं, इफ की जगह अनलेस लिख देता हूं, तो ये बनेगा अनलेस दे, फिर डोंट हट जाएगा, वर्क। अब पहले में जब डोंट डज हटा रहा था तो यहाँ एस लगा रहा था, लेकिन यहाँ तो डोंट है ना, यहाँ एस नहीं है, तो यहाँ एस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता इफ राम डजंट वर्क प्रॉपरली, तो ये होता कि अनलेस राम, फिर वर्क्स आ जाता, ठीक है, फिर एस लग जाता। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, फिर कॉमा, एक मिनट, प्रॉपरली कॉमा, दे विल बी पनिश्ड। समझ में आ गई बात, कोई डाउट, समझ में आ गई बात। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही अगर अनलेस दे रखा होता मान लो, और अनलेस को इफ में चेंज करने के लिए बोलता कि इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, ठीक है, सॉरी, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली ऐसे दिया है तो अनलेस में कर देंगे। अगर लिखा होता अनलेस दे वर्क प्रॉपरली कॉमा दे विल बी पनिश्ड, तो अगर मैं इफ में करता तो अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इफ में मैं क्या करूंगा, मुझे डू या डज नॉट लगाना पड़ेगा। तो मतलब वही है, जैसे इसको करा, इसको उल्टा उस तरफ चेंज कर देंगे। तो ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ठीक है। जैसे ही इज टू वीक टू स्टैंड, तो अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा, सो दैट लगा के, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, बन गया। ऐसे ही अगला वाला देखो, ये रहा नो सूनर देन, तो ही गेट्स हिज सैलरी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नो सूनर लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा। तो गेट्स में मैं डज को आगे लाऊंगा, वहां पास्ट आ रहा था सेकंड फॉर्म, तो हम डिड को आगे ला रहे थे। यहाँ गेट्स आ रहा है एसईएस वाला, तो हम डज को आगे लाएंगे। तो क्या बनेगा, नो सूनर डिड ही गेट हिज सैलरी, फिर देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। समझ में आया। अगले वाले पे आ जाओ, ये वाला फिफ्थ वाला लिखा है शी डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। तो ये एक्चुअली नीदर नॉर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे नीदर नॉर मिसिंग है, लेकिन ये नीदर नॉर वाला क्वेश्चन है। तो नीदर शी सिंग्स नॉर शी डांसेस, या नीदर शी सिंग्स नॉर डांसेस, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, दोनों ठीक है। अगला वाला है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, तो वही है इफ वाला सेंटेंस है, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली कॉमा दे विल बी पनिश्ड, वही वाला क्वेश्चन है वहां पे भी, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, ये मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी। अब इसमें ये बोला गया है कि आप लोगों को क्या करना है, इसका वॉइस चेंज करना है, मतलब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसके रूल भी तुम लोगों को समझा देता हूं कैसे होते हैं, देखो समझ लो, किसी भी बच्चे को समझना है तो समझ लो भाई। चेंज ऑफ वॉइस में देखो होता क्या है बच्चों, इसमें ये होता है जैसे एक्टिव में हमें एक सेंटेंस गिवन है, क्या हो रहा है ये, वेट एक मिनट रुको, जैसे हम लोगों को एक एक्टिव में सेंटेंस गिवन है, आई टीच इंग्लिश, ये गिवन है। अब मैं इस सेंटेंस को पैसिव में क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पैसिव में सेंटेंस को थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे आई टीच इंग्लिश में मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं, क्योंकि पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं। सब्जेक्ट वो होता है जो पढ़ाने का काम करेगा, सॉरी जो काम करेगा, पढ़ाने का नहीं, जो काम करेगा, जो वर्ब पे एक्ट करेगा, ठीक है। अब पढ़ाया क्या जा रहा है, इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ, टीच वर्ब हुआ। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम आगे की तरफ ले आते हैं, तो ये बन जाएगा इंग्लिश, फिर इंग्लिश, फिर इज, और टीच की आ जाएगी टॉट, फिर आई को मैं पीछे ले जाऊंगा तो बनेगा बाय मी।
समझ में आया? मतलब ऑब्जेक्ट को आगे लिया है, सब्जेक्ट को पीछे ले गए। तो अब देखो सब्जेक्ट को जब पीछे ले जाते हैं तो इसमें क्या चेंज आते हैं, जैसे आपने देखा मैंने आई का बाय मी कर दिया, तो देखो आई को जब पीछे ले जाते हैं तो मी बनता है, वी का अस बनता है, ही अगर आगे आ रहा है उसको पीछे ले जाएंगे तो हिम बनता है, शी का हर बनता है, दे का देम बनता है, इट का इट बनता है। दूसरा आपने देखा कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी और मैंने यहाँ नीचे इज लगाया, तो ये कैसे आया ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जब पीछे ले जाएंगे तो इन सबके साथ में बाय आ जाता है, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, बाय लगाया है ना। लास्ट में आई को जब चेंज करा तो मैंने बाय मी के अंदर चेंज करा। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए और टेंस का चेंज पता होना चाहिए, ठीक है। टेंस का चेंज देखो मैंने लिख रखा है, नोट कर लेना। ये देखो ये रहा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस आ रहा है, जैसे वहां देखा ना आई टीच इंग्लिश में टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हमने नीचे इजएमआर में चेंज करा, तो फर्स्ट फॉर्म एसईएस को इजएमआर में चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब में करते हैं। मतलब मान लो कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें आ रहा हो आई रोट एसे, आई रोट एन एसे, ठीक है, तो रोट में सेकंड फॉर्म आ रही है, तो जब मैं उसको नीचे लेके आऊंगा तो रोट को मैं किसमें चेंज कर दूंगा, वॉज वर प्लस रिटन, क्योंकि जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फिर ऐसे विल शेल को विल शेल बी में करते हैं, इजएमआर को इजएमआर बीइंग में चेंज करते हैं, वॉज वर आईएनजी को वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म में करते हैं, हैजव को हैजव बीन में करते हैं, हैड को हैड बीन में करते हैं, विल हैव को विल हैव बीन में करते हैं। ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए इजएमआर कहां लगता है, वॉज वर कहां लगता है। अगर आप में से किसी को पैसिव वॉइस और थॉरोली करना है तो डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक्टिव पैसिव की थॉरो वीडियो एक और डाल दूंगा, उसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा रखा है, आप उसको देख के सारी चीजें समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक यहाँ पे ही क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है। एंड दैट इज अच्छा हाँ, यहाँ मैंने एक्सरसाइज दी है, वेट अ मिनट मैं भूल गया था। ये रहा, जैसे आई गिव द चाइल्ड 2 काइट्स। सबसे पहले आप देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है, गिव वर्ब है, और आपने दिया क्या, काइट्स, है ना। आपने बच्चा तो नहीं दिया ना, आपने काइट्स दिया भाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ही है, बच्चे कई बार सोचते हैं वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है वही ऑब्जेक्ट होगा, भाई जो देने का काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, 2 काइट्स आगे आ गया। अब क्या आ रहा था यहाँ पे, देखो गिव आ रहा था, गिव क्या है, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एसईएस किसमें चेंज होता है, इजएमआर में। तो यहाँ पे आया 2 काइट्स, 2 काइट्स के साथ क्या आएगा इजएमआर में से, आर। अब मैंने क्या बताया, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, की पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आएगा, 2 काइट्स आर गिवन बाय मी टू द चाइल्ड। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2 काइट्स आर गिवन टू द चाइल्ड बाय मी। दोनों ठीक माने जाएंगे वैसे, आप जो भी लिख दो, ठीक है। अगला, ही सेल्स शुगर, तो भाई शुगर को आगे ले आओ, ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट देखो, शुगर, सेल्स एसईएस लग रहा है तो इजएमआर में चेंज होगा, शुगर इज सोल्ड, फिर ही का बाय हिम। ऐसे हिज ब्रदर पॉलिशेस शूज, तो ये आएगा शूज, आगे आएगा शूज, एसईएस आ रहा है तो इजएमआर में चेंज होगा, शूज प्लूरल है तो आर लगेगा, शूज आर पॉलिश्ड, पॉलिश की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, पॉलिश्ड बाय हिज ब्रदर। इसी तरीके से जो लास्ट के सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे आप लोगों को खुद करने हैं, ठीक है। मैं अब ये जो क्वेश्चन दे रखा था, ये देखो ये भी दे रखे हैं। अच्छा, ये जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस हैं। जंबल सेंटेंस क्या होता है बच्चों, जिसमें हमारे को सेंटेंस वर्ड्स इधर उधर दे रखे होते हैं और उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में हमें फॉर्म करना होता है। तो इसमें बेसिकली करते क्या है, हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि भाई पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, है ना, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें जब भी हमें ऐसे गिवन होगा तो हमें पहले देखना होगा कि भाई सब्जेक्ट कहाँ है, जैसे द आर अ स्टूडेंट्स लॉट, अब तो द स्टूडेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, सॉरी सब्जेक्ट हो सकता है। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, द स्टूडेंट्स आर, फिर वर्ब आएगी, तो वर्ब के लिए मैंने लगाया मोटिवेटेड, फिर अ लॉट, बन गया। इसी तरीके से ये भी बन जाएगा, क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मान लो दे को मान लिया, या कोई दूसरा हो तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, दे, फिर आर, दे आर विलिंग, दे आर विलिंग टू अचीव देयर गोल्स, या दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क, फिर टू अचीव देयर गोल्स टायरलेसली, या दे आर विलिंग टू वर्क टायरलेसली टू अचीव देयर गोल्स। ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस सबसे बेटर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक दिया था, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं कि उसका आंसर क्या होगा।
ठीक है। जैसे ये वाला देखो वॉइस, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी, तो वो पढ़ाते क्या है, हिंदी पढ़ाते हैं ना, तो टीच का ऑब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी को आगे रखना पड़ेगा, तो हिंदी, फिर टीचेस एसईएस आ रहा है तो एसईएस का चेंज इजएमआर में, इज आएगा हिंदी के साथ, हिंदी इज टॉट, किसको पढ़ाई जाती है, टू अस बाय मिस्टर गुप्ता को पीछे ले जाएंगे तो डायरेक्टली बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है। ऐसे ही रीअरेंजमेंट दे रखा है, राजू राइट कैन ईदर विद हैंड, तो इसका क्या होगा देखो, राजू कैन, राजू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी कैन राइट विथ ईदर हैंड, मतलब कोई भी किसी भी हाथ से वो लिख सकता है। ठीक है। तो राजू पहले सब्जेक्ट आया, फिर कैन हेल्पिंग वर्ब आई, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आई, और फिर राइट विद प्रीपोजिशन आ गया ईदर हैंड, क्योंकि ये ईदर जो है वो हैंड के साथ आएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो आई होप बच्चों आप लोगों को सारे के सारे ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन मैंने समझाया है वो पूरा का पूरा समझ आया होगा। मैंने बहुत टाइम लगा के ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। वैसे तो मैं सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस लेता हूं और बच्चों की हेल्प करता हूं, बट सीबीएसई बोर्ड का भी सिलेबस एमपी बोर्ड से काफी सेम है। इनफैक्ट सीबीएसई बोर्ड के 11 का सिलेबस एमपी बोर्ड के 12 के सिलेबस से मिलता है, ग्रामर के अंदर, राइटिंग सेक्शन के अंदर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की मैं हेल्प करूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरी भी हेल्प हो पाए और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ पाए। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर कोई भी वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां डायरेक्टली मुझे मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट्स, और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें। और पूरा कोर्स लिटरेचर का कंप्लीट करना है तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।